हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सफलता की मंजिल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो अपनी लाइब्रेरी संत रविदास लाइब्रेरी श्यामसुख के अंदर जो HSC CET बेस पर अपना जो 13वें नंबर का वीकली टेस्ट हुआ है उसका सलूशन करेंगे। दोस्तों, इस जो क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने जो पहला प्रश्न पूछा था उसके अंदर दोस्तों श्री BR सावरकर ने अपनी किस पुस्तक में लिखा, यदि ये रियासतें पटियाला, नाभा और जींद रियासतों की यहाँ पर बात हो रही है, निष्पक्ष भी रहती तो जन क्रांति की सफलता की पूरी आशा थी। दोस्तों, ये जो BD सावरकर थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। दोस्तों, जो अंग्रेज लोग थे वो भारतीय जो ये 1857 की जो भारतीय लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए प्रयास किया था उसको वो एक विद्रोह का नाम दे रहे थे। लेकिन दोस्तों, जो श्री BD सावरकर ही थे जिन्होंने ये जो पुस्तक लिखी थी 1857 की, जो भारतीय सेना ने अपनी आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया था उस पर इन्हीं के प्रयासों के द्वारा इसको 1857 की क्रांति का नाम दिया गया। दोस्तों, अंग्रेज जो लोग थे वो इसको एक छोटा सा जो सैनिक सशस्त्र जो विद्रोह होता है उसी तक सीमित कर देना चाहते थे वो, लेकिन जो BD सावरकर ने अपनी पुस्तक में इसको बहुत ही अच्छे ढंग से इसका वर्णन किया है और इसकी जो डिटेल इसके अंदर दी है, जिसके फलस्वरूप जो अपनी 1857 की क्रांति में जो पहला आज़ादी के लिए संघर्ष था उसको एक क्रांति का नाम दिया गया। दोस्तों, मैं इन रियासतों की जिनमें पटियाला, नाभा और जो जींद का नाम इसमें दिया गया है उनकी यदि मैं भूमिका की बात करूं तो इन्होंने इस 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेज़ों का पूरा साथ दिया था। दोस्तों, इन्होंने जो दिल्ली और जो पंजाब है इनकी जो आपसी संपर्क था उसको दोस्तों इन रियासतों ने पूरी तरह से तोड़ दिया था। और जो दिल्ली का बादशाह था जिसने अपने जो संदेश वाहक जो नियुक्त किए गए थे, जो एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जो संदेश पहुंचाने का काम करते थे, उनको भी इन रियासतों ने मौत के घाट उतार दिया था। दोस्तों, मैं और इन रियासतों के बारे में बताऊं तो इन्होंने अंग्रेज़ों के लिए अपना जो राजकोष था उसका पूरा का पूरा दरवाज़ा उनके लिए खोल दिया था। इसके अलावा उन्होंने अंग्रेज़ों की सैनिक सहायता भी इसके अंदर की थी। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो इन रियासतों ने उनका अंग्रेज़ों का पूरा साथ दिया। वो जो देशभक्त थे उनको दोस्तों अपनी तलवारों से जो मौत के घाट इन्होंने उतार दिया था। तो दोस्तों, इन्होंने जो पटियाला, नाभा और जो जींद रियासतें हैं इन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेज़ों का पूरा साथ दिया था। इसलिए श्री BD सावरकर ने जो अपनी जो पुस्तक लिखी तो इन्होंने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इस पुस्तक में इन्होंने लिखा, यदि वे रियासतें यानी पटियाला, नाभा और जींद की रियासतें निष्पक्ष भी रहती तो जन क्रांति की सफलता की पूरी आशा थी। तो दोस्तों, इन्होंने पूरा का पूरा सहयोग दिया था। तो इन्हीं सहयोग को देखते हुए BD सावरकर ने अपनी पुस्तक में ये शब्द लिखे थे। दोस्तों, अपनी जो अगला जो प्रश्न इसके अंदर दूसरा आता है, कौन सी रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा विभाजन का काम करती है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर B जो होगा जिसमें ढूंढ रेखा लिखा गया है, ये दोस्तों इसका सही जवाब होगा। ए की बात करें जिसमें मेक मोहन रेखा लिखा है, ये दोस्तों भारत और चीन के बीच सीमा विभाजन का काम करती है। रेड क्लिफ जो रेखा है C ऑप्शन के अंदर, वो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के अंदर सीमा विभाजन का कार्य करती है। दोस्तों, ये मेक मोहन और जो इस ऑप्शन का जो इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा जिसमें दोस्तों B ऑप्शन है यानी ढूंढ रेखा है, ये दोस्तों आज़ादी से पहले ही इसको बनाया गया था। और जो मार्टिमर जो ढूंढ थे वो इसके अध्यक्ष, इस आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे और उन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम रखा गया है। दोस्तों, आज भी यह रेखा भारत और जो अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाती है, साथ ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ भी ये महत्वपूर्ण सीमा विभाजन का काम करती है। दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, तोमर शासकों के शासनकाल में हरियाणा में व्यापार, कला व संस्कृति की उन्नति की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर D ऑप्शन हो जाएगा जिसमें यश तिलक चंपू लिखा हुआ है। दोस्तों, यदि हम A ऑप्शन की बात करें जिसमें तहकीकात हिंद लिखा गया है, ये दोस्तों इसको अल ब्रूनी के द्वारा लिखा गया था जो कि एक अरबी भाषा की पुस्तक थी। दोस्तों, इसे किताबुल हिंद भी कहते हैं और इसके अलावा इसको एन इंक्वायरी इनटू इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जब महमूद जो गजनवी था ये भारत आया था तो उस समय ये अल ब्रूनी को अपने साथ में लेकर आया था। दोस्तों, हरिश्चरित की बात करें तो हरिश्चरित जो है ये बाण भट्ट ने लिखी थी जो कि एक संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। कादंबरी की यदि हम देखें तो C ऑप्शन के अंदर जो लिखा हुआ है, ये दोस्तों संस्कृत भारत जो भाषा का पहला उपन्यास इसको माना जाता है और इसको भी बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। और दोस्तों, मैं बता दूं कि जब जो कादंबरी था ये दोस्तों बाण भट्ट के द्वारा पूरा नहीं लिखा गया था, यानी बीच में ही बाण भट्ट की मृत्यु हो गई थी। बाद में इनके बेटे थे भूषण भट्ट,
इन्होंने इसको पूरा किया था। दोस्तों जो भाग बाण भट्ट ने लिखा था उसको पूर्वी भाग, उसको पूर्व भाग कहते हैं, और जो भाग उसके बेटे जो भूषण भट्ट ने लिखा था उसको उत्तर भाग के नाम से जाना जाता है। यानी जो कादंबरी है इसको दो भागों में इस प्रकार से बांटा गया है। दोस्तों अपना जो अगला चौथा नंबर का जो प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पूरे उत्तर भारत में सनातन धर्म को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों इसका हम जो बी ऑप्शन है जो पंडित दीनदयाल शर्मा है, इसको हम इस जो क्वेश्चन के अंदर टिक करेंगे तो इसका सही जवाब होगा पंडित दीनदयाल शर्मा, जो बी ऑप्शन के अंदर लिखा गया है। दोस्तों अपना जो अगला 5वां नंबर का जो प्रश्न है वो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, जिसमें लिखा गया है कि कल्हण किसका राज दरबारी कवि था? दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों कल्हण के बारे में भी मैं बताऊं तो इसने 1140 से 1150 के बीच में इन्होंने रचित रंगनी नाम की एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें कश्मीर का इतिहास जिसके अंदर लिखा गया था। तो दोस्तों बहुत सारे जो हमारे एग्जाम्स हुए हैं जो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि कश्मीर का इतिहास जिस पुस्तक में लिखा गया उस पुस्तक का नाम भी पूछ लिया जाता है, और जो इसके अंदर जो इसके लेखक है कल्हण, उनके बारे में भी जो हमारे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो उनकी पुस्तक थी रचित रंगनी, जिसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है सीरिया की राजधानी जिसके अंदर पूछा गया है, ये दोस्तों दमिश्क होगी। यानी जो सीरिया की राजधानी है वो दमिश्क है, और जो काबुल जो बी ऑप्शन के अंदर दिया गया है वो दोस्तों अफगानिस्तान की राजधानी है, और तेल अवीव जो है ये इजराइल की राजधानी है। तो इस प्रकार से इसका जो छठे नंबर का जो अपना क्वेश्चन है इसका उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें दमिश्क लिखा गया है। दोस्तों अपना जो 7वें नंबर का जो प्रश्न है, वैदिक काल में सूत शब्द से किसे संबोधित किया जाता था? तो दोस्तों राजा का सारथी इसका सही उत्तर होगा। यानी वैदिक काल में राजा का जो सारथी था उसको सूत शब्द से संबोधित किया जाता था। जैसे दोस्तों हमने महाभारत काल में जो कर्ण था, कर्ण तो को हमने सूत पुत्र कहते हुए सुना था। तो दोस्तों वो सूत पुत्र का मतलब यही था क्योंकि उसके जो पिता थे वो सारथी का कार्य करते थे, यानी वो एक सारथी थे, इसलिए उन्हें सारथी का पुत्र यानी सूत पुत्र के नाम से उनको जाना जाता था। लेकिन और यदि हम वैदिक काल में ही सेनापति के बारे में जाने तो सेनापति को सेनानी के नाम से जाना जाता था, और प्रधानमंत्री के जैसा कोई भी शब्द वैदिक काल में हमें देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें राजा का सारथी लिखा हुआ है। अपना जो अगला 8वें नंबर का जो प्रश्न है इसमें दिया गया है कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट है वो किस रूप में संचित होता है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें ग्लाइकोजन लिखा गया है। तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट है ये दोस्तों ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। तो इसका डी ऑप्शन हमारा सही और राइट आंसर होगा। 11वें जो प्रश्न है इसमें लिखा है कि 2000 जो अपना 9वां प्रश्न है उसमें लिखा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की आबादी निम्नलिखित में से किस राज्य से अधिक थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर सी ऑप्शन होगा, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर लिखा गया है। दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर की आबादी 1,25,41,302 थी, जबकि हरियाणा की जो आबादी थी 2011 की जनगणना के अनुसार वो 2,53,51,462 थी। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा आबादी थी हमारे हरियाणा की जम्मू कश्मीर से। अपना जो 10वां प्रश्न आता है जिसमें लिखा है कि हरियाणा की किस प्रसिद्ध झील का मुख्य उद्देश्य भूमि के कटाव को रोकना था, जिसके लिए 2 छोटी पहाड़ियों को काटकर 644.5 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा बांध बनाकर इसमें बाढ़ के पानी को रोकने की व्यवस्था की गई। दोस्तों इसका यदि हम पहले ही हम देखें कि हरियाणा की प्रसिद्ध झील का मुख्य उद्देश्य भूमि कटाव को रोकना था, तो यहीं से हम इस जो उत्तर का पता लगा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, जिसमें कि बड़खल झील लिखा गया है। दोस्तों ये बड़खल झील का निर्माण एक परियोजना के तहत 1947 के आसपास किया गया था। वो जो एक गांव पड़ता है फरीदाबाद के अंदर जिसका नाम बड़खल गांव है, वहीं पर इसी के नाम पर इसके झील का नाम रखा गया है, जो कि एक पर्शियन भाषा का शब्द है। दोस्तों अगला जो अपना 11वें नंबर का जो प्रश्न आता है जिसमें लिखा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होते हैं, जिसमें दोस्तों सी ऑप्शन जो लिखा गया है राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी राज्यसभा जो अपना ऊपरी सदन है, लोकसभा जो अपना निचला सदन है के निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य इनके जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। दोस्तों यदि हम राष्ट्रपति के देखें तो इसका बी ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें राज्यसभा लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के संबंध में ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी को हम यहाँ पर टिक करेंगे। अब दोस्तों अपना जो 12वें नंबर का प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर
KS चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेज का विमोचन किसने किया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा, जिसमें जगदीप धनखड़ लिखा गया है, तो ये दोस्तों अपना सही उत्तर इसका हो जाएगा। 13वां जो प्रश्न है, अरावली पहाड़ों की आसपास व इन पर निर्भर लोगों के पुनर्वास के लिए वन विभाग हरियाणा द्वारा यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की सहायता से अरावली परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर 1990 हो जाएगा, वर्ष 1990 में, जो कि बी ऑप्शन में लिखा गया है। दोस्तों मैं बता दूं कि इस परियोजना के तहत जो हमारे साउथ के जो 5 जिले हैं, जिनमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और जो भिवानी भी इसके अंदर शामिल है, इन 5 जिलों के अंदर जो कि 33,000 जो हेक्टेयर जो भूमि थी, उसकी बड़ी संख्या में यहाँ पर पौधारोपण करना था, इसका लक्ष्य इसके अंदर रखा गया था। तो दोस्तों 1990 में ये परियोजना शुरू की गई थी, जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की सहायता से इसको आरंभ किया गया था। दोस्तों अपना जो अगला 14वां नंबर का जो प्रश्न है, वो इनमें से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन से संबंधित हम देखें तो पहला जो ऑप्शन है बंगाल का विभाजन, वही इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हम दोस्तों हम अपनी जो स्कूली किताबों में भी हम इसको पढ़ते हैं कि बंगाल का विभाजन किस वायसराय के दौरान हुआ, तो दोस्तों ये लॉर्ड कर्जन हो जाएगा इसका उत्तर। और ये जो बंगाल का विभाजन है, ये 19-20 जुलाई 1905 को किया गया था और 16 अक्टूबर 1905 से इसको प्रभाव में लेकर आना था। दोस्तों इसका बड़ी मात्रा में हमारे जो क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने विरोध किया था और बंग भंग के नाम से भी इसको जाना जाता था, और इसी के नाम से एक आंदोलन भी चलाया गया था। और इसी जो के विरोध में, यानी बंगाल के विभाजन के विरोध में, भारत में एक स्वदेशी आंदोलन भी चला था, जिसके तहत जो स्वदेशी जो बनी हुई वस्तुएं थी उनका प्रयोग करना था, और जो विदेशी जो वस्तुएं थी उनको दोस्तों आग के हवाले किया गया था। और जो हमारे जो स्वदेशी जो संस्थान थे उनको बढ़ावा दिया गया, जो विदेशी जो अंग्रेजों के संस्थान थे उनका दोस्तों विरोध किया गया, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, कोर्ट हो, कुछ भी हो, उनका विरोध किया गया और स्वदेशी को अपनाने पर यानी खादी पर इसके अंदर बल दिया गया था। यदि हम और बात करें तो बंगाल के विभाजन के अलावा हम और ऑप्शन देखें, जिसमें ऑप्शन नंबर बी जिसमें लिखा गया है कि ढूंढ आयोग की स्थापना। ये प्रश्न हमने पहले भी दूसरे जो प्रश्न में भी इसको पढ़ा था। ये दोस्तों 1893 की बात है, जब भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया था, और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो मोर्टिमर ढूंढ थे, और इन्हीं के नाम पर इसके द्वारा जो एक सीमा निर्धारित की गई, जिसको हम ढूंढ सीमा के नाम से जानते हैं, जो भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा विभाजन का काम करती है। अब दोस्तों हम देखें तो इसके समय जो इसका आयोग स्थापित किया गया था, ढूंढ आयोग, इसके समय हम यदि वायसराय देखें तो वो हमारे लॉर्ड लेस्डाउन उस समय हमारे वायसराय थे। भूटान युद्ध की बात करें तो भूटान के साथ हमारे ब्रिटिश इंडिया के कई युद्ध हुए हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था जो 1864 से 1865 के दौरान हुआ था, जिसे हम एंग्लो भूटानी युद्ध के नाम से और इसको द्वार युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और ब्रिटिश भारत जो था, इसने इस युद्ध में भूटान को हरा दिया था, और इस समय जो हमारा वायसराय था वो लॉर्ड जॉन लॉरेंस उस समय हमारा वायसराय था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो बंगाल विभाजन की जो घटना है वो लॉर्ड कर्जन से संबंधित है, यानी उस समय ये घटना हुई थी। अपना जो अगला प्रश्न है उसमें लिखा गया है किस फसल को ग्रामीण भाषा में आषाढ़ी फसल कहा जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा। ये दोस्तों रबी की फसल होती है, जिसको ग्रामीण भाषा में आषाढ़ी फसल के नाम से भी जाना जाता है। ये दोस्तों अक्टूबर दिसंबर के बीच में बोई जाती है और अप्रैल से जून के बीच में इसको काट लिया जाता है। और ये भी यदि हम रबी की फसलों के बारे में देखें तो गेहूँ, जौ, सरसों, जई, चना, अलसी, मटर, आलू, ये दोस्तों सभी जो फसलें ये दोस्तों रबी की फसलें कहलाती है। अपना जो अगला जो प्रश्न है जो 16वें नंबर का है, हरियाणा के किस शहर को वहाँ एक व्यापारी के द्वारा जर्मन इंजीनियरों के सहयोग से सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण किए जाने के कारण डालमिया नगर के नाम से भी जाना जाता था? तो दोस्तों ये चरखी दादरी होगा। ये 1939 में एक सेठ रामकृष्ण डालमिया थे, जिन्होंने यहाँ पर एक सीमेंट फैक्ट्री जिन्होंने लगाई थी। बाद में हालांकि 23 जून 1981 को इसको भारत सरकार ने इसको अपने अधीन कर लिया था। तो दोस्तों ये चरखी दादरी है, जिसको पहले डालमिया नगर के नाम से ही जाना जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो अपना सही जवाब हो जाएगा। अपना जो अगला 17वें नंबर का प्रश्न है, देवी रूपक देवी रक्षक नामक योजना ये किस महापुरुष को समर्पित है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा चौधरी देवीलाल के नाम से ही, क्योंकि इन दोनों यदि हम योजनाओं को देखें तो इनमें देवी शब्द आ रहा है, तो देवीलाल इसका सही उत्तर है। और देवीलाल के नाम से ही ये दोनों जो योजनाएं चलाई गई थी।
इनमें यदि हम देवी रक्षक योजना की बात करें तो इसको 2 अक्टूबर 2003 को इसको लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन भी आपको उलझा सकते हैं, लेकिन इसमें जो ये ऑप्शन है वो इसका सही जवाब होगा, जिसमें चौधरी देवीलाल लिखा हुआ है। 18वां जो इसके अंदर प्रश्न है अपना, वर्ष 2025 के लिए पिक्चर वास्तुकला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब होगा, जिसमें लियू जियाकुन इसमें लिखा गया है। दोस्तों डी ऑप्शन के अंदर रिकेन यामामोटो लिखा गया है, इसको दोस्तों 2024 के अंदर पिक्चर पुरस्कार दिया गया था। ए ऑप्शन के अंदर जो डेविड चिपरफील्ड है, इनको 2023 के अंदर जो पिक्चर पुरस्कार वास्तुकला पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों अभी जो अपना 2025 में दिया गया है वो लियू जियाकुन को दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। 19वां प्रश्न जो अपना आता है, डॉक्टर उदयवीर सिंह के निर्देशन में किस हड़प्पाकालीन स्थल का उत्खनन कार्य हुआ? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो बी इसका डी हो जाएगा, जिसमें बालू लिखा गया है, जिसमें कैथल जिले के अंदर पड़ता है बालू। वहाँ पर डॉक्टर उदयवीर सिंह के निर्देशन में जो एक हड़प्पाकालीन स्थल है उसका उत्खनन के कार्य हुआ था। अपना जो 20वें नंबर का प्रश्न है, 1955 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने किन 2 स्थानों को हरियाणा क्षेत्र में शामिल करने की सिफारिश की थी? तो वो दोस्तों महेंद्रगढ़ और जींद, ये 2 जिले थे जिनको हरियाणा के अंदर शामिल करने की सिफारिश की थी। हालांकि दोस्तों ये जो सिफारिश थी ये दोस्तों कामयाब नहीं हुई थी, क्योंकि जो हरियाणा का जो क्षेत्र था वो दोस्तों पंजाबी भाषा को किसी भी जो स्तर पर माध्यम बनाने के लिए, चाहे वो शिक्षा का माध्यम हो, चाहे वो बोलचाल का माध्यम हो, इसको बनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो ये जो आयोग था इसकी जो सिफारिशें थी वो बिल्कुल पूरी तरह से असफल हो गई थी। तो दोस्तों अपना जो अगला जो प्रश्न 21वें नंबर का है, उसमें लिखा गया है कि चोखल झिहना चंकी लील चांटिया फोरा कूदना खुलिया पिट्ठू गद्दा घोड़ी क्या है? ये दोस्तों यदि हम देखें तो ये हरियाणा के ग्रामीण खेल है। ये सभी खेलों के नाम हैं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पहले खेले जाते थे। अब भी दोस्तों हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं कहीं पर ये देखने को मिल जाएंगे आपको। तो ये जो खेलों के नाम है सभी के सभी, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। ये दोस्तों बिल्कुल बहुत ही बढ़िया और यूनिक प्रश्न है, और ये जो इसके अंदर डाला गया है। दोस्तों अपना जो 22वें नंबर का प्रश्न है, हरियाणा के कौन से प्रमुख साहित्यकार काफ़ी वर्षों तक हिंदी की प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्था भारतीय ज्ञानपीठ के मंत्री रहे हैं? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन श्री अयोध्या प्रसाद गोयलिया जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि हिंदी की प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्था भारतीय ज्ञानपीठ के जो मंत्री काफ़ी लंबे समय तक रहे थे। अपना जो अगला 23वें नंबर का जो प्रश्न है, नगीना उप तहसील किस जिले के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही जवाब होगा, जिसमें नू मेवात लिखा गया है। हाथ के कते बारीक दोहरे सूत की मजबूत बड़ी चादर जो जाड़ों में उड़ जाती है, ये दोस्तों अपनी दोहर होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें दोस्तों बारीक इसमें सूत बोला गया है, जो कि दोहरा सूत होता है। जो यदि आप खेस का देखें तो खेस में दोस्तों बारीक नहीं होते, उसके अंदर मोटे जो इसके अंदर उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसका दोहर इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में वर्तमान के नौसेना प्रमुख दोस्तों जो इसका सही उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि दिनेश कुमार त्रिपाठी थे। तो दोस्तों अपना जो अगला 26वें नंबर का प्रश्न है, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में हरियाणा के क्षेत्रीय राजनीतिक दल जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी को कितनी सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो बी है 0 वो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्योंकि जो जेजेपी है वो दोस्तों एक भी विधानसभा सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाई थी। जो हमारा जो रिजल्ट आया था 90 सीटों का, उसमें जो दोस्तों बीजेपी ने 48 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 37 सीटें जीती थी, और आईएनएलडी जो है ये 2 सीटों पर अपनी जो पकड़ बनाने में यानी जीतने में कामयाब रही थी। और जो जेजेपी है जिसने 2019 के चुनाव में जिसने दोस्तों जो 10 सीटें जीती थी, वो इस बार एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो पाई। दोस्तों अगला जो 27वें नंबर का जो प्रश्न है, क्लोसिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो बी है B2 जिसमें लिखा गया है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। B1 से जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है इसकी कमी से दोस्तों बेरी रोग होता है, और जो विटामिन के होता है इसकी कमी से हीमोफीलिया रोग होता है, जो कि एक शाही रोग होता है। ये दोस्तों इसको शाही रोग इसलिए कहते हैं क्योंकि यह रोग सबसे पहले ब्रिटेन की एक महारानी जो थी उसको हुआ था। तो शाही परिवार में ये रोग होने के कारण इसको शाही रोग इसको कहा जाता है। दोस्तों इसके अंदर जो खून होता है उसका थक्का नहीं जमता, यानी खून बहता रहता है। तो दोस्तों इसमें व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसको दोस्तों बहुत ही डेंजरस ये रोग होता है, इसको हीमोफीलिया इसको नाम दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा 27वें नंबर के अपने प्रश्न का। अगला जो 28वां जो नंबर का प्रश्न है, पाँव में पहने जाने वाले अधिकतर आभूषण किस धातु के बने होते हैं? दोस्तों यदि हम देखें तो मोस्टली यानी ज़्यादातर, यदि मैं कहूँ कि सारे के सारे ही आभूषण जो ज़्यादातर पाँव में ही पहने जाते हैं उनके वो दोस्तों चांदी से ही बने होते हैं।
तो हम उसका चांदी इस पर सही टिक करेंगे, जिसमें ऑप्शन नंबर ए लिखा गया है। अगला जो अपना 28वां जो 29वें नंबर का जो प्रश्न है, लोक विश्वास के रूप में प्रचलित शकुन अपशकुन की दृष्टि से किस एक को अपशकुन नहीं माना जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा, जूती पर जूती चढ़ना इसका सही जवाब हो जाएगा। जूती पर जूती चढ़ने का मतलब होता है कि यात्रा का योग होना, यानी शुभ यात्रा का योग होना। दोस्तों पहले यात्रा करना एक शुभ कार्य माना जाता था, तो दोस्तों जूती पर जूती चढ़ना ये कोई अशुभ यानी अशुगुन की दृष्टि से इसको नहीं देखा जाता है। बाकी जो ईंधन का टोकरे लिए किसी का रास्ता काटना, मार्ग में सूअर का दिखाई पड़ना, भैंस पर सवार ग्वाले का दिखाई पड़ना, ये दोस्तों सभी इनको अशुभ हमारे माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, जिस पर जूती पर जूती चढ़ना जिसमें लिखा गया है। दोस्तों जो 30वां नंबर का जो प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 56 नई वाटरशेड विकास परियोजनाओं को स्वीकृति किसने प्रदान की है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा, जो ये दोस्तों एक जो करंट अफेयर का प्रश्न है, और इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय, वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अपना जो अगला 31वें नंबर का प्रश्न है, हजरत शाह कुमेश आजम का मेला किस जिले में लगता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, जिसमें यमुनानगर लिखा गया है। भोले हाकिम ने ठग लिया पति प्यारा जी, पीला रंग देव जी, ये जो दोस्तों एक लोकगीत है, और ये इसमें पूछा गया है कि ये जो लोकगीत है वो दोस्तों किस अवसर पर गाया जाता है? तो दोस्तों पुत्र के जन्म संस्कार के अवसर पर इसको गाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा कि भोले हाकिम ने ठग लिया पति प्यारा जी, पीला रंगदेव जी, ये दोस्तों जो है ये पुत्र के जन्म अवसर पर, संस्कार के अवसर पर इसको गाया जाता है। 33वें नंबर का जो प्रश्न है, वर्ष 1991 में विजय भटकर ने भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर विकसित किया था, जिसका नाम दोस्तों परम 8 था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अपना जो अगला जो 34वें नंबर का प्रश्न है, कमलनाभ जो तीर्थ स्थल है वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में आएगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो 35वें नंबर का जो प्रश्न है, किस नगर की स्थापना एक अत्यंत बलशाली दानव पुलम्बासुर के नाम से हुई थी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो ए है, जो पलवल है, वो इसका सही जवाब होगा। पलवल की जो स्थापना है वो पुलम्बासुर है, एक राक्षस था, उसके नाम पर ही इसकी स्थापना हुई है। डीएनएस का पूरा नाम यदि हम देखें तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो होगा डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका 36वें नंबर के जो प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्थापत्यता कला के संबंध में इनमें से कौन सा एक नानोल में स्थित नहीं है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा चनेटी गांव का स्तूप, ये दोस्तों यमुनानगर के अंदर पड़ता है चनेटी गांव, वहां पर ये स्तूप है। तो ए बी और डी ये दोस्तों जो तीनों ऑप्शन के अंदर जो लिखा गया है ये दोस्तों नानोल के अंदर ही पड़ते हैं। तो सी ऑप्शन जो है, जो यमुनानगर के अंदर जो चनेटी गांव के जो स्तूप इसके अंदर पूछा गया है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यह दोस्तों नानोल के अंदर स्थित नहीं है। जल महल की बात करें तो दोस्तों जल महल को शाह कुली खान के द्वारा 1591 के अंदर बनवाया गया था। इब्राहिम खान के मकबरे की बात करें तो इसको शेर शाह सूरी के द्वारा अपने दादा की याद में इसको बनवाया गया था, और शाह इब्राहिम खान के मकबरे के पास में ही शाह विलायत का मकबरा पड़ता है दोस्तों, जो कि नानोल में ही स्थित है। तो दोस्तों इस प्रकार से सी ऑप्शन जो होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अपना जो अगला जो 38वें नंबर का प्रश्न दोस्तों, इसके अंदर मैंने इसके अंदर सभी की सभी जो उपाधियां इसके अंदर दे दी है, जिसके अंदर परम भट्टारक, महाराजाधिराज, सकलोत्रा पंथनाथ, चक्रवर्ती एकाधिराज, सार्वभौम पंच यह परमेश्वर नामक जो उपाधि है इसके अंदर दी गई है। ये दोस्तों सभी की सभी जो उपाधियां हैं वो हर्षवर्धन की है, तो हर्षवर्धन इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें ए ऑप्शन में दिया गया है। 39वें नंबर का जो अपना प्रश्न है, एमएस वर्ड में नई फाइल बनाने के लिए शॉर्टकट की इसमें पूछी है। तो दोस्तों इसमें कंट्रोल+N होगी, कंट्रोल+S जो होती है वो सेव की होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा कंट्रोल+N वो इसका शॉर्टकट जो की होती है नई फाइल बनाने की। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। हरियाणा राजनीति का चाणक्य पूछा गया, तो दोस्तों हरियाणा राजनीति का जो चाणक्य है वो भजनलाल जी है, जो हमारे जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इनको जोड़ तोड़ की राजनीति, इनको राजनीति के अंदर मास्टरमाइंड कहा जाता था। ये दोस्तों पूरे दिमाग के द्वारा अपनी जो कांग्रेस पार्टी थी उसको दोस्तों ये उसके जो कार्य निकालते थे। तो दोस्तों इसको भजनलाल को हरियाणा की राजनीति का चाणक्य इसको कहा जाता था। दोस्तों अब दोस्तों हम देखें तो इसके अंदर जो अपने मैथ और जो रीजनिंग के प्रश्न आते हैं उसके लिए दोस्तों हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, जिसके अंदर हम आपको इन सभी का सलूशन देंगे। मैथ और जो रीजनिंग का है दोस्तों उसके अंदर हम आपको डिटेल्ड सलूशन आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों अपना जो इंग्लिश और मैथ का जो प्रश्न रहते हैं, यानी जो लैंग्वेज के प्रश्न है जो हमारे 71वें नंबर से शुरू होते हैं, उनको हम करते हैं। और उसके अंदर जो
दोस्तों उसके अंदर जो इंग्लिश के प्रश्न है दोस्तों, मैं इसको आपको इसके उत्तर में आपको बताता हूँ। जो हिंदी के प्रश्न है वो हम आपको करेंगे 31, क्योंकि दोस्तों अब ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो हम यही कोशिश करते हैं कि आधा घंटे के आसपास की वीडियो आपको देखने को मिले। तो दोस्तों 71वें नंबर का जो प्रश्न है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 72वें जो क्वेश्चन है उसका उत्तर ए हो जाएगा। और जो 73वें नंबर का जो प्रश्न है इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही जवाब होगा। 74वें नंबर के प्रश्न का दोस्तों बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। 75वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसके अंदर सी ऑप्शन जो दिया हुआ है ये दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपना जो 76वें नंबर का जो प्रश्न है इसके अंदर दोस्तों डी ऑप्शन है जिसमें ए नहीं लिखा गया है, ये इसका सही जवाब होगा। 77वें नंबर के जो प्रश्न का बी ऑप्शन के अंदर जिसमें वर्ड लिखा गया है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये 78वें नंबर का जो क्वेश्चन है इस पर हम चलते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है और इसके अंदर जो ए ऑप्शन है वो इसका सही जवाब होगा। 79वें नंबर के प्रश्न का दोस्तों जिसके अंदर बी ऑप्शन दिया गया है वो इसका सही जवाब होगा हाउसिंग, जिसके अंदर लिखा गया है। दोस्तों 80वें नंबर प्रश्न के अंदर जो डी ऑप्शन इमेजिन जिसमें लिखा गया है वो इसका सही जवाब है। 81वें प्रश्न के अंदर बी जो बजट जो है वो इसकी सही स्पेलिंग है। 82वें प्रश्न के अंदर समथिंग कॉजेज सो जो जिसमें लिखा गया है ये दोस्तों इसके अंदर बी ऑप्शन अपीलिंग जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड हार्ड इन द सेंटेंस, इसमें लिखा गया है ये दोस्तों ही इज वर्किंग हार्ड के अंदर ये दोस्तों एडवर्ब होती है, यानी कि विशेषण होता है दोस्तों इसके अंदर, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फाइंड एरर के अंदर जो दोस्तों केटल्स आर लिखा गया है ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों 85वें नंबर पर जो चेंज द नरेशन इसमें लिखा है ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू दिल्ली, इसके अंदर दोस्तों जो डी ऑप्शन है सी आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू दिल्ली, इसके अंदर जो डी ऑप्शन है जो डी ऑप्शन इसका सही और राइट उत्तर होगा। अपना जो दोस्तों अगला जो हिंदी के प्रश्न आते हैं और हिंदी के प्रश्न में सबसे पहले हमने जो पैराग्राफ इसके अंदर डाला है और पैराग्राफ के अंदर जो अपना 86वें नंबर का जो प्रश्न दोस्तों ये पैराग्राफ बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही जो अपनी वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर जो कि एजेंडा जो कि मुद्दा जो हमेशा चर्चा में रहता है उसको ध्यान में रखकर दोस्तों इसके अंदर डाला है। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोस्तों बनता है, तो इसको आप अच्छे से करना दोस्तों। और इसको जो 86वें नंबर का जो अपना बनता है उपयुक्त जो गद्यांश हमें दिया गया है इसका दोस्तों भावार्थ इसके अंदर पूछा है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही उत्तर होगा, जिसमें देश की एकता और स्वतंत्रता एक दूसरे पर निर्भर है, जिसमें लिखा गया है हमें सब जगह सम्मान मिलेगा यदि हमारा जो देश है वो एकता के बल पर पुष्ट और मजबूत होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। 88वें नंबर का जो प्रश्न है अपने देश की स्वतंत्रता को बचाने के लिए हमें चाहिए कि हिंदुस्तान के सभी भागों को समान समझे, भाषाओं के झगड़ों से बचें, हिंदुस्तान की हिंदी से बड़ा समझे, हम प्राणपण से देश की राष्ट्रीय एकता की रक्षा करें, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है हम प्राणपण से देश की राष्ट्रीय एकता की रक्षा करें वो इसका सही जवाब होगा, जिसमें ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। जो 89वें नंबर का प्रश्न है उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक हमसे पूछा है, तो दोस्तों हम सबसे बेस्ट जो शीर्षक होगा वो इसके अंदर से छांटेंगे जो मन की एकता और स्वतंत्रता जिसके अंदर लिखा गया है मन की। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अपना जो 90वें नंबर का जो प्रश्न आता है जिसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से एक अशुद्ध विकल्प को हमें जो चयन करना है, तो दोस्तों अशुद्ध यदि हम देखेंगे तो ए ऑप्शन जो होगा जिसमें प्रत्यक्षा लिखा गया है ये दोस्तों ये अशुद्ध शब्द हो जाएगा। सेपेरा के अंदर एरा प्रत्यय होता है, तो ए ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही उत्तर होगा। लक्ष्मण से मेघनाथ मारा गया वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो दोस्तों इसमें लक्ष्मण से मेघनाथ मारा गया, तो इसमें दोस्तों क्रम वाच्य इसके अंदर होगा। विभिन्न विकल्पों में से मोर के सही पर्यायवाची शब्द दोस्तों सी ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं, जिसमें सारंग, नीलकंठ और केकी जिसके अंदर लिखा गया है। दिए गए विकल्पों में से निम्न शब्द के सही विलोम शब्द हमें ज्ञात निकालना है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें कि महान लिखा गया है। नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में है, तो दोस्तों इसका अपना जो ऑप्शन नंबर ए जो है जिसमें उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली वो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। 96वें नंबर का जो प्रश्न है बुद्धिमान मनुष्य सर्वत्र यानी सभी जगह पूछा जाता है, इसमें दोस्तों विशेषण हम देखें तो सार्वनामिक विशेषण होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपना जो अगला 97वें नंबर का प्रश्न है जिस समस्त पद का उत्तर जो प्रधान होता है उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। 98वें नंबर का जो प्रश्न है जिसमें लिखा गया है कि अध्यापक छात्रों से निम्न लिखवाते हैं वाक्य में क्रिया का भेद, दोस्तों किसी से कोई कार्य करवाते हैं तो वो दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया होती है, तो दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपना सही जवाब हो जाएगा।
अपना अगला जो 99 नंबर का प्रश्न है, उपसर्ग रहित शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो बी है, जिसमें मलिन लिखा गया है, इसके दोस्तों इसके अंदर उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये बी ऑप्शन जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। शब्दों के सुरक्षित रूप से लिखने के लिए हमें दोस्तों लाछाव जो चिन्ह है उनका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये 70% अभी तक हमने इस क्वेश्चन पेपर के अंदर किए हैं। अभी जो अपने मैथ और जो रीजनिंग के जो 30 क्वेश्चन रहते हैं उनका दोस्तों हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, जिसके अंदर हम आपको उसका सोल्यूशन देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम केवल इन 70 प्रश्नों का ही सोल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो, जिसमें हम मैथ और रीजनिंग के जो 30 प्रश्न हैं उनका सोल्यूशन के साथ। थैंक यू।